भीमापुर गांव में किशन अपनी पत्नी पुष्पा और बेटे रजत के साथ रहता था। किशन अपनी गरीबी को लेकर बहुत चिंतित रहता था। एक दिन किशन काम की तलाश में जाता है। उसकी एक कंपनी में नौकरी लग जाती है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ समय बाद एक दिन किशन की पत्नी किशन से कहती है, सुनो, अब तो हमारे पास पैसे भी आ गए हैं। अब तो मुझे साड़ी ज्वेलरी वगैरह भी चाहिए, मुझे लाके दो। हाँ हाँ, ले लेना, सब ले लेना, कहाँ मना कर रहा हूँ। अगले ही दिन किशन अपनी पत्नी को साड़ियाँ और ज्वेलरी दिला देता है और दोनों घर आ जाते हैं। तभी पुष्पा किशन से कहती है, क्यों जी, अब तो हम अमीर हो गए हैं, अब हमें एक दूसरा अच्छा घर ले लेना चाहिए। हाँ पुष्पा, तुम ठीक कह रही हो। अब हमें एक अच्छा घर ले लेना चाहिए, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों को भी तो पता चले कि हम अमीर हो गए हैं। किशन अगले दिन अपनी कंपनी से कुछ एडवांस लेकर एक अच्छा सा घर ले लेता है। एक दिन किशन रास्ते से गुजर रहा था। तभी किशन को उसके पड़ोसियों ने आवाज दिया, अरे किशन भाई, कहाँ जा रहे हो? कुछ दिनों से देख रहा हूँ, तुम तो हम सबसे बात ही नहीं करते हो। हाँ हाँ, सही कहा। पहले तो रोज हमारे पास आते थे काम की तलाश करने जाने के लिए। अरे वो दिन और थे। अब मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, अच्छी तनख्वाह मिलती है, तो अब तुम लोगों से बात करने का टाइम कहाँ है मेरे पास। इतना कहकर किशन वहां से चला जाता है। अरे ये किशन तो बहुत घमंडी हो गया है, अब ये हम लोगों से बात कैसे करता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। जो हमारे साथ काम करने जाता था, यह वो किशन नहीं है। खैर, जाने दो। अगले दिन पुष्पा अपने आस पड़ोस की औरतों से अपनी अमीरी की बातें करती है। अरे पुष्पा, क्या बात है, तुम्हारे तो बड़े मजे हैं। अब क्या बताऊं तुम्हें, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम सबको खरीद सकती हूँ। और तो और, आस पड़ोस में कोई ऐसा है भी नहीं जो मुझे टक्कर दे सके पैसों में। यह सारी बातें वहीं पास में खड़ा रजत सुन लेता है और सोचता है, अच्छा, मेरे माता पिता के पास इतना पैसा है। शाम को रजत अपनी माँ से कहता है, माँ, पापा से कहो मुझे एक बाइक दिलवा दें। अगले दिन उसके पिता उसे बाइक दिला देते हैं। रजत बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन किशन को पता चलता है कि वह जिस कंपनी में काम करता है, वहां कंपनी को काफी बड़ा नुकसान होने की वजह से कंपनी कुछ दिनों तक बंद रहेगी। इस बात से किशन काफी निराश हो जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन पुष्पा किशन से कहती है, क्या हुआ जी, आप कब तक ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमारे दिन तो बहुत बुरे होते जा रहे हैं। जो कुछ रुपए पैसे थे हमारे पास, वह सब खर्च हो गए हैं। अब कुछ भी नहीं है। अब तो खाने को भी लाले पड़ने लगे हैं। कुछ कीजिए, नहीं तो ऐसे कब तक चलेगा। तभी किशन कुछ सोचता है और कंपनी के मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। बहुत दिनों से तकलीफ़ों से गुजर रहा हूँ। मेरे पास घर में खाने को कुछ नहीं है। कृपया मेरी मदद करें। तभी मालिक किशन से कहता है, देखो किशन, जैसा कि तुम जानते ही हो कि कंपनी में भारी नुकसान होने के बाद 1.5 साल से कंपनी बंद पड़ी है और कंपनी में जितने भी वर्कर्स काम करते थे उन सभी की तनख्वाह भी मैंने दी थी। और किशन, तुमने तो अपनी तनख्वाह से बढ़कर एडवांस भी लिया था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। माफ़ करना मुझे। किशन वहां से निराश होकर चला जाता है। वह शहर के सबसे बड़े व्यापारी के पास जाता है और उसे अपना घर बेच देता है और अपने पुराने घर में रहने आ जाता है। परंतु अब गांव का कोई भी व्यक्ति किशन और उसकी पत्नी से न बात करते न मतलब रखते।
किशन और पुष्पा दोनों बहुत ही शर्मिंदा होते हैं। वे गांव के लोगों से माफ़ी मांगते हैं और फिर से आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। चमनपुर गांव में रघुनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत धनवान था, परंतु उसका स्वभाव बहुत कठोर और क्रूर था। उसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। वह गांव में कभी किसी से अच्छे से बात नहीं करता और ना ही किसी की कोई मदद करता। सभी उसके इस व्यवहार से नफरत करते थे। एक समय रघुनाथ के घर में एक लड़के का जन्म होता है, परंतु वह बच्चा बहुत ही कमज़ोर और कुपोषित होता है। रघुनाथ अपने बच्चे को कई डॉक्टरों के पास ले गया, पर सब ने जवाब दे दिया। रघुनाथ बहुत परेशान था कि वह अपने बच्चे की जान कैसे बचाए। तभी उसके घर में काम करने वाला नौकर रामू उसे सलाह देता है। मालिक, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे कुछ कहूँ। तुम क्या कहना चाहते हो? बस पैसे वैसे चाहिए होंगे तुम्हें तो बस अपनी पड़ी है। देख नहीं रहे हो मैं अपने बच्चे के लिए कितना परेशान हूँ। कैसे बचाऊँ मैं अपने बच्चे की जान? नहीं मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांगने आया। मैं आपके बच्चे के लिए ही आपको एक उपाय बताने आया हूँ, अगर आप मानो तो। उपाय? कैसा उपाय? मालिक, पास के जंगल में पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या करते हैं। वो बहुत ही ज्ञानी है। मेरे ख्याल से आपको अपनी समस्या लेकर उनके पास एक बार जरूर जाना चाहिए। क्या पता आपकी परेशानी का हल निकल आए। सुनिए, मुझे लगता है हमें इस नौकर की बात मान लेनी चाहिए। हमें उस साधु के पास जाना चाहिए। रघुनाथ और उसकी पत्नी दोनों साधु के पास जाते हैं और उसे अपनी समस्या बताते हैं। बाबा, मेरा बच्चा बहुत कमजोर है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि ये ज्यादा दिन तक जीवित नहीं बचेगा। कोई मेरे बच्चे का इलाज नहीं कर पा रहा। हम बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं। हम पर कृपा करें, मेरे बच्चे की जान बचाने का कुछ उपाय बताएं। बाबा उस बच्चे के सर पे हाथ रखते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। मैंने तुम्हारे बच्चे की कुंडली ज्ञात कर ली है। तुम्हारे बच्चे की जान बच सकती है। यह सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं। क्या सच में? बाबा, आप सही कह रहे हो। बाबा, मैं आपको धनवान बना दूंगा। आपको वो सब दूंगा जो आपको चाहिए। मूर्ख, तू मुझे धन का लोभ दे रहा है। शायद इसीलिए तेरी और तेरे बच्चे की ये हालत है। बाबा हमें माफ कर दीजिए। कृपया बच्चे को बचाने का उपाय बताइए। इस बच्चे की जान तभी बचेगी यदि तुम इसे सबसे गरीब और निर्धन व्यक्ति को दान में दे दोगे, क्योंकि इसकी किस्मत में इसका लालन पालन एक निर्धन परिवार में होना लिखा है। और याद रहे, 10 वर्ष तक तुम्हारा साया भी इस बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए। साधु की यह बात सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। क्या इतनी धन दौलत होने के बाद भी मेरा बेटा एक निर्धन परिवार में पलेगा? ऐसा क्यों बाबा? ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुमने आज तक कभी किसी निर्धन बेसहारे पर दया नहीं की, और आज धनवान होने के बाद भी तुम्हें उन्हीं निर्धनों की सहायता की जरूरत है। अब जाओ और हो सके तो दौलत का घमंड छोड़कर इंसानियत को भी अपनाना। रघुनाथ दुखी होकर गांव के कई निर्धनों के पास जाता है, परंतु कोई भी निर्धन व्यक्ति रघुनाथ की सहायता के लिए तैयार नहीं होता। तभी रघुनाथ गांव में घुसते हुए उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। रघुनाथ अपने बच्चे को लेकर उस झोपड़ी के पास जाता है
उस झोपड़ी में एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता है। रघुनाथ उन्हें सारी बात बताता है और उनसे विनती करता है। आज मैं आपके सामने विनती करता हूँ, कृपया मेरे बच्चे का लालन पालन करके उसे नया जीवन दे दीजिए। नहीं रघुनाथ, हम ये नहीं कर सकते। याद है तुम्हें, हमारा भी एक बेटा था। हम गरीब बूढ़ों का सहारा। वह बीमार था, उसकी जान बचाने के लिए हम भी तुम्हारी चौखट पर ऐसे ही रोए गिड़गिड़ाए थे। उस वक्त तुमने अपनी दौलत के घमंड में हमारी एक ना सुनी। शायद भगवान ने इसका बदला लिया कि आज इतने धनवान होने के बाद तुम हमारी चौखट पर खड़े हो, उसी तरह जिस तरह हम खड़े थे, अपने बेटे के जीवन की भीख मांग रहे थे। हाँ बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं दौलत के घमंड में अंधा हो गया था, इंसानियत भूल गया था। शायद इसी की सजा हमें भगवान ने दी है। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे बच्चे की जान बचा लो। मैं वादा करता हूँ आपसे, आज के बाद कभी दौलत का घमंड नहीं करूँगा। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर दो बाबा। रघुनाथ के रोक कर माफी मांगने पर वह बूढ़ा आदमी उसे माफ कर देता है और उसके बच्चे को पालने के लिए राजी हो जाता है और रघुनाथ भी अब एक अच्छा इंसान बन जाता है। चमनपुर गांव में दो भाई, बड़ा भाई मदन व छोटा भाई किशन एक साथ ही एक ही घर में रहते थे। बड़ा भाई मदन काफी समझदार था और किसी भी बात के लिए सोच समझकर फैसला लेता। वही छोटा भाई किशन स्वभाव में तो अच्छा था, परंतु दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता। एक दिन किशन की पत्नी मीरा से कहती है, आखिर कब तक आप ऐसे ही गांव में पड़े रहेंगे अपने भाई के सहारे? इतने दिनों से कहती आ रही हूँ, पर आपको तो समझ में ही नहीं आता। मीरा, तुम जो कह रही हो मैं समझता हूँ, पर भैया इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। लेकिन तुम्हारे भैया क्यों नहीं चाहते कि तुम कुछ बड़ा करो, आगे बढ़ो? आखिर क्यों वो तुम्हें इस गांव में ही रहने देना चाहते हैं? न खुद आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हें भी गंवार बना रखा है। आखिर क्या रखा है इस घर में और इस गांव में? देखो, लोग शहर जा जाके कितना आगे बढ़ गए हैं। मेरे मम्मी पापा को ही देख लो, शहर में रहते हैं और तुम अपने बड़े भाई से बात करने में भी डरते हो। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। किशन मीरा की बातें सुन गुस्से में आ जाता है और जाकर अपने बड़े भाई से कहता है, भैया मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ किशन, कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ कि अब इस गांव में क्या रखा है? कुछ भी तो नहीं है। यहाँ हमें कितनी मुसीबतों का सामना उठाना पड़ता है। क्यों ना हम अपना घर बेचकर शहर चलें, वहाँ हम अच्छा व्यापार करके अच्छी कमाई करेंगे। नहीं किशन, मेरे भाई, हम इस गांव को और इस घर को कैसे छोड़ सकते हैं? ये हमारे पुरखों का घर है। यहाँ हमारा सब कुछ जाना पहचाना है, सब हमारे अपने हैं। उस अनजान शहर में कोई अपना नहीं होगा, कोई हमारे सुख दुख का साथी नहीं होगा और पता नहीं वहाँ हमारा व्यापार चले या ना चले। यहाँ गांव में भले हम कम पैसे कमाते हों, पर अपना घर, अपने लोग तो हैं मदद करने को। किशन और मदन दोनों की बातें मीरा सुन लेती है। मीरा किशन से कहती है, देखो, मैं अब इस गांव में नहीं रहने वाली, तुम रहो अपने भाई के साथ। मीरा, शहर तो मैं भी जाना चाहता हूँ, पर क्या करूँ? मेरी बात मानो, ये घर बेचकर हम चुपचाप यहाँ से निकल चलते हैं। शहर में हम कुछ दिनों के लिए मेरे पिता के घर रहेंगे। मैं पापा से बात कर लूंगी, वो तुम्हें कोई बढ़िया काम दिलवा देंगे और कुछ दिनों में हम वहीं अपना घर खरीद लेंगे। अगले दिन किशन गांव के जमींदार रघुनाथ के पास घर बेचकर चुपचाप अपना सामान लेकर अपनी पत्नी मीरा के साथ गांव छोड़कर शहर चला जाता है। इधर रघुनाथ मदन से कहता है, तुम ये घर खाली कर दो, क्योंकि अब ये घर मेरा है। ये आप क्या कह रहे हो जमींदार साहब, ठीक कह रहा हूँ। ये देखो घर के कागजात, तुम्हारे भाई किशन ने ये घर मुझे बेच दिया है।
क्या मेरा भाई ये घर बेचकर शहर चला गया? जमींदार साहब, आप मुझसे ये घर मत छीनिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। ये घर मेरे पुरखों का है। नहीं नहीं, वो सब मैं नहीं जानता, घर तो खाली करना ही पड़ेगा। मदन दुखी होकर घर खाली कर देता है और गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगता है। एक दिन मदन अपनी झोपड़ी के पास पेड़ पौधे लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा होता है। तभी उसे गड्ढे में एक मटकी मिलती है जिसमें खूब सारा सोना होता है। मदन बहुत खुश होता है। मदन अपना घर जमींदार से छुड़वा लेता है और बड़ा आदमी बन जाता है। उधर किशन और उसकी पत्नी परेशान रहने लगते हैं। मीरा, तुमने कहा था कि हम शहर आते ही तुम्हारे पिता मुझे काम दिला देंगे। हमें शहर आए हुए इतना समय हो गया, परंतु तुम्हारे पिता ने अभी तक मुझे कोई काम नहीं दिलवाया। जो पैसे थे वो भी खर्च हो गए। हम अपना घर भी नहीं खरीद पाए। कब तक यहाँ रहेंगे हम? किशन, आप परेशान मत हो, मैं पापा से बात करती हूँ। पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटी, कहो। पापा, वो मैंने आपसे कहा था कि किशन को काम दिलवाने के लिए, उसका क्या हुआ? अरे बेटी, मैंने काफी कोशिश की, पर तुम्हें तो पता ही है आजकल हालात कैसे चल रहे हैं। महामारी की वजह से सब कुछ तो बंद है, ऐसे में काम भी नहीं है। बेटी, तुम एक काम करो, चाहो तो तुम दोनों गांव अपने घर चले जाओ। जैसे ही काम की व्यवस्था होगी मैं तुम दोनों को बुला लूंगा। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? हम गांव नहीं जा सकते। गांव में हम घर बेचकर यहाँ आए थे। क्या बेटी, ये क्या किया तुमने? किसी भी परिस्थिति में अपना घर कभी नहीं बेचना चाहिए। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा तो हमारा अपना घर होता है और तुमने उसे ही बेच दिया। मीरा और उसके पिता की बातें किशन सुन लेता है और अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह पछताने लगता है। ये मैंने क्या किया? अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मैंने अपने भाई के बारे में भी नहीं सोचा। पता नहीं किस हालत में होंगे मदन भैया, बिना घर के। क्या मुंह लेकर जाऊं मैं उनके पास? तभी एक आवाज आती है, किशन। किशन देखता है उसके पास उसका भाई मदन खड़ा है। किशन अपने बड़े भाई मदन को देखकर बहुत खुश होता है और माफी मांगता है। भैया, आप यहाँ? हाँ मेरे भाई, मैं तुझे लेने आया हूँ। कैसा है तू? भैया, आप सही कहते थे। आपसे दूर और गांव से दूर मैं नहीं रह पाऊंगा। मैंने आपके साथ धोखा किया। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भैया, मुझे माफ कर दो। गलती तो तूने की है, लेकिन अब कभी ऐसी गलती मत करना। अरे तू मेरा छोटा भाई है, मैं तेरा कभी बुरा थोड़ी ना सोचूंगा। मैं इसीलिए तुझे हमेशा समझाता रहता हूँ, कोई भी काम करने से पहले उसके भले और बुरे परिणाम के बारे में जरूर सोच लो।